सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का 8वां लेसन चल रहा था। 8वें लेसन में पॉइंट रनिंग में था पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका, यानी पौधों में जो 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये बातें चल रही थी। इनमें से अपन 4 तत्व पढ़ चुके थे। 4 तत्व कौन कौन से हो चुके थे? 4 तत्वों में से अपना एक हाइड्रोजन हो गया था, कार्बन हो गया था, ऑक्सीजन हो गया था और नाइट्रोजन हो गए थे। इन 17 तत्वों में से 4 तत्वों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। आज अपन अगला तत्व लेते हैं और वो है फास्फोरस। तो 5 नंबर का जो तत्व है वो है फास्फोरस, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से। देखिए, पौधों में जो फास्फोरस की पूर्ति है, पौधों में फास्फोरस की पूर्ति मृदा से होती है। किससे होती है? मृदा से। और जो फास्फोरस होता है यह जनरली फास्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। मृदा के अंदर फास्फोरस जो होता है यह फास्फेट आयन H2PO4 या HPO4 माइनस के रूप में पाया जाता है। यानी मृदा के अंदर जो फास्फोरस होता है यह फास्फोरस फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। यह किस रूप में रहता है मृदा में? या तो H2PO4 माइनस के रूप में रहेगा या फिर HPO4 के रूप में रहता है। यह सामान्यतः पौधों के अंदर फास्फोरस का जो स्थानांतरण होता है, फास्फोरस का जो स्थानांतरण होता है, यह स्थानांतरण अकार्बनिक रूप में होता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर इसका स्थानांतरण होता है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है या इसका स्टोरेज होता है यह किस रूप में पाया जाता है? कार्बनिक रूप में। तो कहने का मतलब है कि पौधों में फास्फोरस का स्थानांतरण होता है अकार्बनिक रूप में, जबकि इस फास्फोरस का जो संग्रह होता है या इस फास्फोरस के द्वारा बने जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर बात होती है कि फास्फोरस जो होता है पौधे में कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितनी क्वांटिटी के अंदर पौधों में फास्फोरस उपस्थित होता है। तो ये पौधे के कुल शुष्क भार का, पौधे का जितना शुष्क भार होता है उस शुष्क भार का 0.2 से लेकर के 0.8% तक पाया जाता है। यानी टोटल जितना शुष्क भार होता है पौधे का, उस शुष्क भार का 0.2 से लेकर के 0.8% क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको पता है कि पौधा मृदा से फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। अब ये फास्फेट आयन किस रूप में होगा? या तो H2PO4 माइनस के रूप में या फिर HPO4 माइनस के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इस फास्फोरस का स्थानांतरण अकार्बनिक रूप में होता है, जबकि इसका संग्रह होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कार्बनिक रूप में ये संचित होता है। इसकी कुल मात्रा जो होती है वो पौधे के शुष्क भार की कितनी होती है? 0.2 से लेकर के 0.8% फास्फोरस पाया जाता है। अब बात ये आती है कि फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस पौधे में किस किस रूप में पाया जाता है या किस किस अवस्था में पाया जाता है, किस किस का निर्माण करता है। तो जो फास्फोरस होता है ये एक तो फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होगा, या फिर कोएंजाइम के रूप में NAD हो सकता है,
NADP हो सकता है और ATP के रूप में पाया जाता है। यानी जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस पौधे में कौन कौन सी संरचनाओं में पाया जाता है? या तो वो हो सकता है फास्फोलिपिड के रूप में, या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, या कोएंजाइम के रूप में। कोएंजाइम कौन कौन से हैं? NAD है और NADP है। और आपको पता है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ATP के रूप में पाई जाती है, तो ATP के संश्लेषण में भी फास्फोरस भाग लेता है। आपको पता है जो फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड से कोशिका कला का निर्माण होता है। कोशिका कला किसके बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है दो होते हैं, एक DNA होता है और एक क्या होता है? RNA होता है। आपको यह भी पता है न्यूक्लिक अम्ल चाहे DNA हो चाहे RNA हो, उनके संरचनात्मक घटक के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। अब यहां पर आपको कोएंजाइम NAD बताया मैंने, NADP बताया और ऊर्जा बताई ATP, इसके अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है। कई बार इन कोएंजाइमों का पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम, इस NAD का पूरा नाम है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये इस NAD का पूरा नाम है। Na का मतलब निकोटिनामाइड, A का मतलब है एडेनिन और D का मतलब है डाई न्यूक्लियोटाइड। ये NAD का पूरा नाम है। फिर आता है NADP का पूरा नाम। NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यहां देखिए आप NAD और यह है NADP। तो NAD तो सेम है, इसमें केवल जुड़ा हुआ है फास्फेट, तो इस नाम के आगे फास्फेट और जोड़ दिया जाता है। फिर है ATP का नाम है एडेनिन ट्राई फास्फेट। अब आपको पता है, देखो तीनों जो यौगिक हैं, इसमें भी फास्फेट होगा, इसमें फास्फेट होगा और इसमें भी क्या पाया जाता है? फास्फेट पाया जाता है। ये तो हो गई इस फास्फेट की संरचनात्मक घटक के रूप में कितनी मात्रा पाई जाती है, किस फॉर्म में इसका अवशोषण किया जाता है। अब बात आती है कि जो अब आपको एक दिमाग में और आता होगा कि जो ये कोएंजाइम होता है, ये कोएंजाइम किस में भाग लेता है? देखिए जो कोएंजाइम होते हैं, ये कोएंजाइम ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के अंदर ये कोएंजाइम भाग लेते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया ऑक्सीकरण अपचयन। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ये एंजाइम भाग लेते हैं। इसके अलावा पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है, इन श्वसन की क्रियाओं में भी ये कोएंजाइम भाग लेते हैं। इसका मतलब है ये कोएंजाइम के कार्य हो गए, यानी जो कोएंजाइम NAD और NADP होता है, ये किस किस में भाग लेते हैं? एक तो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में, एक प्रकाश संश्लेषण में और एक श्वसन में। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब बात आती है कि फास्फोरस की यदि पौधे में कमी हो जाए, न्यूनता हो जाए, तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यदि फास्फोरस की कमी होती है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, फास्फोरस की कमी या न्यूनता से उत्पन्न लक्षण। फास्फोरस की यदि पौधे में कमी हो जाए या इसकी मात्रा न्यून हो जाए, तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? पहला यह है कि पौधे जो होते हैं, फास्फोरस की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? बौने का मतलब है कि पौधों की लंबाई पर विपरीत प्रभाव
पड़ता है। दूसरा प्रभाव यह है कि पत्ती व तने में, पत्ती और तने में एंथोसाइनिन वर्णक बन जाता है। अब एंथोसाइनिन वर्णक बनेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एंथोसाइनिन वर्णक बनने के कारण पत्तियां और जो तने होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या गुलाबी कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा फास्फोरस की कमी के कारण से तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है पत्ती में और फलों में, पत्ती में और फलों में उत्तकक्षयी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब उत्तकक्षयी क्षेत्र किसे कहते हैं? नेक्रोटिक रीजन बोलते हैं इनको। उत्तकक्षयी का मतलब यह होता है कि पत्ती और फल के जो उत्तक होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर चौथा यह लक्षण उत्पन्न हो सकता है कि जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां विकृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विकृत, यानी पत्तियों का जो मूल आकार होता है ये मूल आकार बदल जाता है, मूल आकृति नहीं रहती है। और एक लक्षण ये भी उत्पन्न हो सकता है कि कैम्बियम इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे कहते हैं एदा। क्या कहते हैं? एदा। हिंदी में तो कहते हैं एदा और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैम्बियम। तो कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है, सक्रियता का कम होना, यानी आपको पता है तने और जड़ के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक विभ्योतकी उत्तक पाया जाता है। उसके कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। उस विभ्योतकी कोशिकाओं का जो उत्तक होता है उसे कहते हैं एधा। और एधा जब सक्रिय होता है उस समय लगातार नई कोशिकाएं बनती हैं और उन नई कोशिकाओं के कारण तने की जड़ की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो सारे मैंने लक्षण लिखे हैं, पौधे का बौना रहना, पत्ती और तने में एंथोसाइनिन वर्णक का बनना, पत्ती और फलों में उत्तकक्षयी क्षेत्र बनना, पत्तियों का विकृत होना और एधा का कम सक्रिय होना, ये सारे जो लक्षण हैं वो फास्फोरस की कमी के कारण से पौधे में उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखने की देखो इनमें से जो मेन है वो ध्यान रखना। एक तो देखिए, ये देखिए आप, एक तो जैसे ये मेन लक्षण है कि पत्ती और फलों में उत्तकक्षयी क्षेत्र किस तत्व की कमी के कारण से बनते हैं। नेक्रोटिक रीजन फल और पत्ती में किस तत्व की कमी के कारण से बनते हैं? तो वो बनते हैं फास्फोरस की कमी के कारण। एक लक्षण देखो ये है मेन कि एधा की सक्रियता किसके कारण कम हो जाती है, यानी एधा कम विभाजन किसके कारण से करना शुरू कर देता है? और वो है फास्फोरस के कारण से। तो इस प्रकार से फास्फोरस आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आता है छह नंबर का तत्व आता है और वो है कैल्शियम। कैल्शियम, और कैल्शियम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कैल्शियम मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जो कैल्शियम होता है वो हमेशा मृदा में आयस्क के रूप में पाया जाता है, आयस्क के रूप में पाया जाता है। जो कैल्शियम है वो मृदा में किस रूप में पाया जाता है? आयस्क के रूप में, और के रूप में पाया जाता है। अब इस कैल्शियम के आयस्क कौन कौन से हैं? इसके आयस्क हैं एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट। ये जो मैंने तीन नाम लिखे हैं, एपेटाइट है, कैल्साइट है, डोलोमाइट है, ये तीनों जो हैं वो कैल्शियम के आयस्क हैं। यानी इन तीनों आयस्कों से अपन क्या प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। याद कर लेना, ये तीनों एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, कौन कौन से? एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, ये तीनों आयस्क हैं और इन्हीं आयस्कों से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है।
ये मृदा में पाए जाते हैं। यहां तक की बातें शायद क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में यह भी देखा गया है कैल्शियम को पौधा कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करता है। यानी जो कैल्शियम है जो आयस्क के रूप में पाया जाता है, इस कैल्शियम को पादप कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करता है। यानी जो पौधा है वो कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित करेगा? कैल्शियम आयन के रूप में। तो पौधा कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करता है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि चाहे तत्व कोई सा भी हो, कोई भी तत्व हो, उस तत्व को पौधा हमेशा आयन के रूप में ही उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। अब कैल्शियम होता है, कैल्शियम पौधों के अंदर कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। देखिए जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम सेल वॉल, जिसको अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में आपने देखा होगा एक होती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका किसका भाग है? कोशिका भित्ति का भाग होता है। इस मध्य पटलिका का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम के लवणों से होता है। इसका मतलब है जो कैल्शियम है वो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। कोशिका भित्ति निर्माण में कैल्शियम मुख्य रूप से क्या लेता है? भाग लेता है। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन एनलार्जमेंट। तो देखिए तीन कार्य हो गए। कैल्शियम है वो कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन की रेट को भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। इसके अलावा कोशिका के विवर्धन में भी क्या रहता है? भाग लेता है। अब बात आती है कि कोशिका विवर्धन क्या होता है। देखिए कोशिका की लंबाई में, जैसे कोशिका मान लो डिवाइड हो गई, ये मान लीजिए कोई कोशिका है और इस कोशिका का जब विभाजन होगा तो एक कोशिका से क्या बनेगी? दो कोशिका बनेगी। अब आपको पता है ये कोशिका इस मूल कोशिका की तुलना में क्या होंगी? छोटी होंगी। लेकिन धीरे धीरे इन कोशिकाओं का आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि होती है इसे कहते हैं कोशिका का विवर्धन होना। इसके अलावा इसका एक कार्य और है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उन न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन से जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? कैल्शियम करता है। अर्थात ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम डीएनए या आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इस डीएनए और आरएनए को प्रोटीन के साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम करता है। तो क्या बताया मैंने? एक तो ये बताया कि कैल्शियम जो होता है वो मृदा में आयस्क के रूप में पाया जाता है। फिर यह आता है कि कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो मैंने तीन अयस्क बताए हैं। एक बताया एपेटाइट, एक बताया कैल्साइट, एक बताया मैंने डोलामाइट। ये तीनों कैल्शियम के क्या हैं? अयस्क हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। इसके बाद में बताया कि पौधा जो होता है वो मृदा से कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण करता है। फिर यह बताया कि कैल्शियम होता है वो पादप की कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेता है, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का निर्माण करता है। इसके अलावा कैल्शियम होता है वो कोशिका विभाजन को भी प्रभावित करता है और कोशिका के विवर्धन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। अब आता है कि कैल्शियम की यदि कमी हो जाए,
कैल्शियम की कमी हो जाए या कैल्शियम की मात्रा न्यूनतम हो तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए कैल्शियम की कमी के कारण से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पॉइंट है, इसी में पॉइंट आ जाएगा कैल्शियम की कमी से उत्पन्न लक्षण। कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो देखो पहला तो यह है कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कोशिका भित्ति के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो पहला लक्षण तो ये होता है कोशिका भित्ति का लचीलापन कम होना, यानी जो कोशिका भित्ति है उसका वो हार्ड हो जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा यह है कि पत्तियों का जो आकार हो जाता है वो विकृत हो जाता है। दूसरा लक्षण यह है पत्तियों का विकृत होना। पत्तियों का क्या होना, विकृत होना, यानी पत्ती की जो मूल संरचना होती है वो बदल जाती है। और फिर तीसरा यह है कि पत्तियों का जो शीर्ष होता है, पत्तियों का शीर्ष जो आगे का भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है, अभी तक तो सीधी है, लेकिन कई इस कैल्शियम की कमी के कारण से पत्ती का जो शीर्ष होता है ये नीचे की ओर क्या हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। इस प्रकार से ये मूव कर जाती है। तो पत्ती का शीर्ष नीचे की ओर झुक जाना, नीचे की ओर झुक जाती है। अब नीचे की ओर झुक जाती है, उन पत्तियों को बोलते हैं अंकुशित पत्ती। क्या बोलते हैं उसे, अंकुशित पत्ती बोलते हैं। यानी उनका जो आगे का जो टॉप होता है, आगे का जो शीर्ष भाग होता है वो नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। ऐसी पत्तियों को कहते हैं अंकुशित पत्ती या अंकुशित शीर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम कंप्लीट हो गया। अब आता है अगला जो तत्व है वो आता है पोटेशियम। सात नंबर का जो तत्व है वो है पोटेशियम। और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, किसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। देखिए जो पोटेशियम होता है ये मृदा में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है और अपने एक्सचेंजेबल यानी विनिमय के रूप में ये पाया जाता है। तो पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम आयन मृदा में एक तो घुलनशील अवस्था में, घुलनशील, और एक विनिमय के रूप में पाया जाता है। यानी सोल्यूबल कंडीशन में होता है, विलयशील अवस्था में होता है, घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, और ये आदान प्रदान के रूप में पाया जाता है, विनिमय के रूप में पाया जाता है। इसका जो अवशोषण होता है मृदा से वो पोटेशियम आयन के रूप में होता है। किसके रूप में पाया जाता है, पोटेशियम आयन के रूप में। ये जो पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम 4 क्रियाओं में भाग लेता है। 4 प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में यह भाग लेता है। 4 प्रकार की, यानी जो पोटेशियम है ये पोटेशियम में 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, ये भाग लेता है। अब 4 जैव रासायनिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। देखो पहली क्रिया है रेनायन उदासीनीकरण। यानी जब कोशिका द्रव्य में ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है तो इस ऋणावेश की मात्रा को संतुलित करने के लिए कौन भाग लेता है, पोटेशियम। दूसरा है इसका कार्य कला अभिगमन का मतलब यह होता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली से किसी पदार्थ का जब विनिमय होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर किसी पदार्थ का आदान प्रदान होता है, तो वो कार्य भी कौन करता है, वो कार्य करता है पोटेशियम। इसके अलावा
एंजाइम सक्रियण के रूप में कार्य करता है। तीसरा कार्य है एंजाइम सक्रिय के रूप में, एंजाइम सक्रिय के रूप में। यानी पोटेशियम होता है, ये जैव क्रियाओं में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों के भी सक्रिय करते हैं, यानी उनकी सक्रियता को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और चौथा है परासरण विभव। परासरण विभव, ये जो चार क्रियाएं हैं, इनको, ये जो चार जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन चारों जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है, पोटेशियम आयन से होता है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि जो पोटेशियम है वो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को भी प्रभावित करता है। और ये कई बार कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है, तत्वों के नाम देता है, 4 तत्व देता है और ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा तत्व रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्लियर? यहां तक की बातें शायद आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि पोटेशियम की यदि कमी हो जाए, तो पौधे में कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पोटेशियम की कमी होने के कारण से पत्तियां कुरुब के रूप में हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, उनकी जो मूल संरचना होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी से उत्पन्न जो लक्षण है, देखो, न्यूनता से उत्पन्न लक्षण, न्यूनता से उत्पन्न लक्षण। तो पोटेशियम की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला लक्षण है पत्तियों का कुरुवृत्त होना। कुरुवृत्त का मतलब यह होता है कि पत्ती की जो मूल संरचना होती है वो बदल जाती है। फिर दूसरा यह है कि पौधे के अंदर जो तना होता है उसकी वृद्धि कम हो जाती है और जो पादप होता है वो एक वृक्ष का रूप नहीं लेता बल्कि झाड़ीनुमा रह जाता है। दूसरा लक्षण आ जाएगा कि पौधे का झाड़ीनुमा रह जाना। देखो, झाड़ीनुमा को क्षोभ पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ, हरब के रूप में यह रह जाता है। फिर दूसरा है कि यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ये जो लक्षण है ये मोस्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये बाकी लक्षण जनरली लक्षण होते हैं, ये विशेष लक्षण है। और पर्सन पूछ ले कि कौन से तत्व की कमी के कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। देखिए, मृदा के अंदर 3 तत्वों की जनरली कमी हो जाती है, या 3 तत्व अधिक उपयोगी होते हैं पौधे के लिए। पौधे के लिए 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है और एक पोटेशियम है। ये 3 तत्व हैं। ये 3 तत्व पौधे के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं, इसलिए इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व। तो कई बार तत्वों के जोड़े देकर के ये पूछ लेता है निम्न में से कौन से युग्म को क्रांतिक तत्व कहा गया है। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये तीनों तत्व क्या हैं? क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि पौधों में इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पाई जाती है और इनकी पूर्ति रासायनिक उर्वरक के द्वारा, जो अपन यूरिया वगैरह छिड़कते हैं, डीएपी वगैरह छिड़कते हैं, उनके द्वारा पूर्ति होती है। इस प्रकार से आपके 7 तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 10 जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।